हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शनिवार का दिन है, शाम 7 बज रहे हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं एबीपी गंगा का सत्ते पे सत्ता। इस शो में हमेशा की तरह होंगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 7 शहरों की 7 कहानियां। ऐसी कहानियां जो आपके आसपास तो हैं, लेकिन हो सकता है आपकी नजर से कहीं छूट रही हो, मगर उन कहानियों से होता है आपका सरोकार। किसी शख्स का एक पांव कट जाए तो यही माना जाता है कि उसकी जिंदगी ठहर सी गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हादसों से गुजरते हुए खुद को दुनिया के लिए मिसाल बना देते हैं। ऐसे ही एक शख्स का नाम है अक्षय सिंह, जिन्होंने एक पांव गंवाने के बाद भी खेल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। ये कैसे हुआ, देखिए कानपुर से एबीपी गंगा संवाददाता प्रभात अवस्थी की ये रिपोर्ट। साइकिल के पैडल पर चल रहा ये पांव हौसले और हिम्मत की वो मिसाल है जिसकी बदौलत कानपुर के अक्षय सिंह अपनी जिंदगी के मायने बदल दी। 10 साल पहले हुए दर्दनाक हादसे में अक्षय ने अपना एक पांव गंवा दिया था, लेकिन उस हादसे ने अक्षय की जिंदगी को नया मोड़ दे दिया और एक पांव की बदौलत साइकिलिंग के जरिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम दर्ज करवा दिया। एक्सीडेंट के बाद 3 महीना मैंने बेड रेस्ट किया। देन उसके बाद तभी मैंने अपना ड्रीम बना लिया था कि मुझे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है साइकिलिंग में ही। वो इसलिए मेरे दिमाग में ऐसे भी आया कि मतलब लोग मुझे लंगड़ा कहने लग गए थे, इस तरह के वर्डिंग यूज़ करने लग गए थे। तो मैंने उसको बड़ा पॉजिटिव वे में लिया कि मतलब अगर लंगड़ा उनके कहता है, वो मुझे मानते हैं, उसके बाद अगर मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ तो मतलब काफ़ी अच्छा, लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हताश मत होइए, यू कैन डू एवरीथिंग। 2010 में अक्षय एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गए थे, जिसमें डॉक्टरों को उनकी दाई टांग को काटना पड़ा। लेकिन एक पैर ना होने पर लोग जिंदगी को थमती सी समझने लगते हैं। तब अक्षय ने साइकिलिंग को अपना शौक बनाया और जब शौक से जुनून में बदला तो अक्षय ने कई रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए और आज साइकिलिंग की बदौलत अक्षय का नाम गिनीज बुक, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। और अब अक्षय ने अपने लिए नया और पहले से कठिन लक्ष्य चुना है। दोबारा एक और रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाने जा रहा हूँ गिनीज पे। 2019 में एक यूनाइटेड किंगडम के एक शख्स हैं जिन्होंने बनाया था, 1 लाख से 20 किलोमीटर उन्होंने साइकिलिंग करी थी। तो अभी मैं लॉकडाउन में मैं पूरा अपना जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी अभी जो स्पीड निकल रही है 23 to 25 मेरी आ जाती है 1 लाख से 1 घंटे में। कानपुर के अक्षय सिंह आर्टिफिशियल पैर के जरिए रोजाना करीब 40 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं और वो एशियन गेम्स में भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। और अब बात बुंदेलखंड की, जहां के बुंदेली लोकगीत और संगीत आज भी बेहद लोकप्रिय है। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले बांदा जिले में एक ऐसा पहाड़ है जिसके पत्थरों से संगीत निकलता है। ये बात सुनने में आपको अगर अजीब लग रही है तो बांदा से एबीपी गंगा संवाददाता अभय निगम के इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे निकलता है पत्थरों से सुरीला संगीत। हिंदी फिल्म का ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। ये गाना तो गीतकार की कल्पना है। लेकिन बांदा में एक ऐसा पहाड़ है जहां मौजूद पत्थरों से वाकई मधुर संगीत निकलता है। वाकई पत्थरों से निकलने वाली ये मधुर आवाजें हैरान कर देने वाली हैं। इनको बजाने से ऐसी ध्वनि निकलती है जैसे आप कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हो।
शहर के छोटी बाजार इलाके में स्थित वामदेव पर्वत के बारे में ये मान्यता है कि इसी पर्वत में महर्षि वामदेव ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। मान्यता है कि वनवास के दौरान जब श्री राम उनसे मिलने इस पर्वत पर आए थे तो जिस जिस पत्थर पर श्री राम के चरण पड़े वो इतने कोमल हो गए कि उनसे संगीत की मधुर रसधार निकल पड़ी। स्थानीय लोगों की माने तो ये सब प्रभु राम की कृपा की वजह से है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पत्थरों में जिसमें कि भगवान रामचंद्र जी अपने की वनवास काल के कुछ समय के लिए यहाँ पर आए थे और जिन जिन पत्थरों में उनके पैर पड़े, जिन पत्थरों पे उनके पैर पड़े उन्हीं से वो टुन की आवाज़ आ रही है और जिसके कारण से ये पर्वत आज भी फेमस है। हमारे शहर में टुनटुनिया पत्थर के नाम से प्रसिद्ध किया। बजाया आपने उनको? जी बिल्कुल बजाया। कैसे बहुत ही प्यारी धुन बताया। कई प्रकार की धुनें हैं, ये नहीं कि एक सिंगल धुन, कई प्रकार की धुन, अलग अलग पत्थरों में अलग अलग धुनें आती हैं। क्या मानते हैं इसको, क्या है ये सब भोले बाबा की कृपा है। बहुत ही पुराना स्थान है। हमारे वामदेश्वर ऋषि महाराज हैं, उनकी तपोस्थली है। पत्थरों से निकलने वाली मधुर ध्वनि वर्षों से लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। बाधा आने वाले लोग इन अद्भुत पत्थरों को देखने के लिए यहाँ एक बार जरूर आते हैं और इन पत्थरों से निकलने वाली धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए बांदा से अभय निगम की रिपोर्ट। कोरोना की मार अगर किसी क्षेत्र पर सबसे ज्यादा पड़ी है तो वो है पर्यटन उद्योग। जिन पर्यटन स्थलों पर पूरे साल लोगों की आवाजाही होती थी वो अब खाली पड़े हैं। ऐसे ही तमाम पर्यटन स्थलों में से एक है देहरादून का रॉबर्ट्स पार्क, जहां कभी डाकू डेरा डालते थे। वो जगह अब पर्यटन स्थल है, लेकिन कोरोना की वजह से एक बार फिर इन गुफाओं में सन्नाटा पसर गया है। देखिए देहरादून से एबीपी गंगा संवाददाता रवि केंतोरा की ये खास रिपोर्ट। देहरादून की रॉबर्ट्स केव किसी जमाने में डाकुओं का अड्डा हुआ करती थी, मगर अब तो यहाँ पर सिर्फ सैलानी ही सैलानी बेखौफ होकर मौज मस्ती करते नजर आते हैं। कभी डाकुओं का महफूज ठिकाना होने वाली ये गुफा अब उत्तराखंड का मशहूर पर्यटक स्थल बन चुकी है। मगर कोरोना लॉकडाउन की वजह से गुच्छू पानी में चहल पहल काफी कम है। गुच्चू पानी का जब भी जिक्र होता है तो डाकू की गुफा जैसे शब्द भी हमारे दिमाग में कौंधते हैं। आज हम आपको यही रूबरू कराएंगे गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव में क्या कुछ ऐसा खास इतिहास छुपा है, साथ ही इसकी सुंदरता और कोरोना के बीच इस बार गुच्चू पानी पर्यटन स्थल पर कितना असर आया है, दिखाएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। गुच्चू पानी दरअसल एक गुफा है जिसे रॉबर्ट्स केव कहा जाता है। इस गुफा से होकर एक छोटी सी जलधारा बहती है। देहरादून की सुरम्य घाटियों में बसा है गुच्चू पानी रॉबर्ट्स केव, लेकिन मैं इस गुफा में हूं और इस गुफा का अपने आप में एक रोचक इतिहास है। हम यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है और आप देखेंगे भी कि अगर आप इससे आगे अगर आप चलेंगे तो काफ़ी जो है यहाँ से ये पानी का बहाव अब काफ़ी बढ़ गया है। और इस गुफा की अगर बात करें तो ये 600 मीटर लंबी गुफा है। इसकी कलाकृतियाँ आप देखेंगे तो ये आपका मन मोह लेंगी और इन कलाकृतियों के पीछे की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि ये डाकुओं की गुफा हुआ करती थी और डाकू जब भी कोई चोरी करते थे, डकैती करते थे तो उसके बाद उनको छुपने की ये सबसे महफूज जगह थी। ये गुफा करीब 600 मीटर लंबी और 2 मुख्य भागों में बटी है। गुफा का सबसे ऊंचा झरना 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कोरोना काल के दौरान गिने चुने लोग ही गुफा को देखने के लिए पहुंचे हैं। बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं और यही प्रोटेक्शन के साथ नाक मुंह पे वो लगा के, और यही पर्यटक स्थल है। काफ़ी अच्छा नेचर का पानी आता है तो एकदम हाइट तक भी आ जाता है। ये पहले सुनने में आता था कि ये ब्रिटिश के टाइम पे डाकू अपना खजाना छुपाते थे। गुफा के अंदर बहने वाली जलधारा के पानी में लोग मौज मस्ती करते हैं। इसका पानी इतना ठंडा है कि एक डुबकी लगाई नहीं और गर्मी दूर हो जाती है। इस साल मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें अलग दिख रही हैं। इस बार रश भी कम है लोगों का इस बार कोविड-19 के चक्कर में, पर ये कि सब लोग पूरा एहतियात बरत के आ रहे हैं। जैसे हमने भी पूरा मास्क वगैरह सैनिटाइजेशन वगैरह सब करके आ रहे हैं।
ये गुफा देहरादून के सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस में शामिल है। इसी वजह से यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। मगर कोरोना की वजह से इस बार भीड़ कम है, जिससे स्थानीय व्यापारियों का कारोबार चौपट हो गया है। इस साल तो पूरा बेकार हो गया है। जितना कमाई का 3-4 महीने का सीज़न होता था गर्मियों का, वो सीज़न पूरा ख़राब हो रखा है। रोजी रोटी ख़राब होगी पूरी। गुफा के आसपास का नज़ारा भी काफ़ी लुभावना है। यहाँ हरियाली सैलानियों को काफ़ी लुभाती है। आम दिनों में यहाँ पर सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ रहती थी, मगर इस बार कोरोना ने इस खूबसूरत जगह को वीरान कर दिया है। देहरादून से रवि कैतरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की वजह से सिर्फ पर्यटन प्रभावित नहीं हुआ है, बल्कि इस महामारी ने किसानों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। करीब 2 महीने के लॉकडाउन के चलते इस बार ज्यादातर फलों की फसल खराब हो गई है। लेकिन मेरठ में नाशपाती के किसान बम्पर फसल होने के बाद भी मायूस हैं। क्या है इसकी वजह? देखिए मेरठ से एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे की ये रिपोर्ट। सड़ रही है नाशपाती, जो पहले 100-150 रुपए का, तब 40-50 रुपए का जा पा रहा है। नाशपाती से लदे पेड़ों की ये तस्वीर पश्चिमी यूपी के जिले मेरठ की है, जहां इस बार नाशपाती की बम्पर पैदावार हुई है। लेकिन मनचाही फसल होने के बावजूद इलाके के नाशपाती किसानों में कोई उत्साह नहीं दिख रहा, जिसकी वजह कोरोना से पैदा हुए हालात, जिसने नाशपाती की सप्लाई पर बुरा असर डाला है। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो नाशपाती है वो काफी ज्यादा पैदावार है। आप देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत पेड़ लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ नाशपाती इसमें लदी हुई है, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। यानी जो नाशपाती एक्सपोर्ट होती थी वो इस बार बाहरी कारोबारी के ना आने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। साथ ही जो लोकल सप्लाई है वो भी आधी हो चुकी है। यही वजह है कि नाशपाती आप देख सकते हैं कि पेड़ के नीचे गिर के सड़ रही है और इसके खरीदार नहीं हैं। और स्थिति ये आ गई है कि आज उन्हें अपनी लागत निकालने में भी मुश्किल हो रही है। कोरोना से पैदा हुए हालात का असर वैसे तो अमूमन हर फल की खेती पर पड़ा है, लेकिन बाकी फलों जैसे आम, लीची और केले की तरह लोकल मार्केट में नाशपाती की मांग नहीं होती। ऐसे में ज्यादातर किसान नाशपाती के निर्यात पर ही निर्भर होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से निर्यात पूरी तरह ठप है, जिससे किसान इन दिनों अपनी फसल को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। ये नाशपाती है, देख पा रहे हो आप, ऊपर तक कितनी ज़्यादा तादाद में आई हुई है, मगर इस बार पिछले साल की तादाद में बहुत ज़्यादा है इस बार फसल, आप देख पा रहे होगे। मगर लेकिन इस बार एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है बाहर के, जैसे एक्सपोर्ट होता है माल, बाहर कारोबारी नहीं आ पा रहा है इस बार। और जो लोकल का कारोबारी भी है वो भी नहीं ले जा पा रहा है। आप देख रहे हो कि नीचे ये सड़ रही है नाशपाती, जो पहले 100-150 रुपए का, तब 40-50 रुपए का जा पा रहा है। जून के महीने में लॉकडाउन खुलने के बाद नाशपाती किसानों को उम्मीद थी कि बाजार खुलने पर सप्लाई भी सुचारू होगी। ऐसा होता दिखने भी लगा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर हर हफ्ते 2 दिनों का लॉकडाउन होने से नाशपाती के किसानों को अपनी फसल बेचने की रही सही उम्मीद भी अब खत्म होती दिख रही है। मेरठ से एबीपी गंगा के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट। दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश में भी 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खुल गया है, जहां पीपीई किट बनाकर सिर्फ 500 रुपए की कीमत में आम जनता को मुहैया करवाई जा रही है। वाराणसी से एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। अब काशी में बनाई जा रही है कोरोना से बचाने वाली पीपीई किट। यहाँ पूर्वांचल का पहला पीपीई किट निर्माण सेंटर खुल चुका है, जहाँ रोजाना 500 किट का निर्माण किया जा रहा है। वाराणसी सहित बलिया में भी इस पीपीई किट का निर्माण किया जाएगा।
पीपीई किट का यहाँ पहली ये पूर्वांचल की पहली इकाई है कि जो डीआरडीओ और सिट्रा से अप्रूव्ड किट बना रही है और जिसकी कीमत लगभग 2000 रुपये एवरेज रहती है, वो यहाँ पे वो लगभग 500 रुपये में वो कंप्लीट किट जिसमें ग्लव्स भी हैं, मास्क भी है और ये गॉगल्स भी हैं, वो उपलब्ध करा रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान साड़ी व्यवसाय पर मंदी की मार पड़ने के बाद साड़ी व्यवसायी गोविंद अग्रवाल ने पीपीई किट बनाने की ठानी। पहले तो ये एक सपने जैसा लगा, लेकिन बाद में डीआरडीओ से मंजूरी मिली और काशी का पहला पीपीई किट सेंटर बनाया गया। इस सेंटर से उन लोगों को भी रोजगार मिला जो लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए थे। ये महामारी से पूरे देश में विपत्ति आई है और हम ये समझते हैं कि ये काम करके देशभक्ति की भावना से उत्तेजित है। हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में थे जिसमें साड़ी कुर्ती के सिलाई वगैरह का हम काम करते थे। लॉकडाउन के पीरियड में वो सब काम थोड़ा सा कम हो गया, चारों तरफ डिमांड ख़त्म हो गई, तो हम लोग फिर इसमें शिफ्ट हो गए। जैसे कि देश के अंदर में जो पीपी किट की जो कमी होने वाली थी, उसको देखते हुए हम लोगों ने इसको शुरुआत किया। कोरोना का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूर्वांचल में सस्ती पीपीई किट का निर्माण जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगा, जो निश्चित तौर पर कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने में मददगार होगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।